बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अब मैं सेकंड वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। पहली वीडियो में आपने जो कुछ हमने पीछे पढ़ा उसमें हमने स्किमिंग, स्कैनिंग और इंटेंसिव स्टडीज़ के बारे में देखा था। तो स्किमिंग, स्कैनिंग जो है इसके व्हेन टू स्किम, हाउ टू स्किम and what is the purpose of skimming or scanning. You know very well कि this is a time saving method, quick reading method. इसे speed method कहते हैं कि क्योंकि आजकल वक्त कम होता है and then we want to know something like conclusion about any text, about any essay. So in this way we use these techniques. सबसे बड़ी मिसाल मैंने आपको दी है पहले भी, एग्जामिनेशन से चंद मिनट पहले आप क्या करते हैं, स्किमिंग करते हैं। अगर इसी तरह अगर कोई जॉब की तलाश हो, कोई एडमिशन हो, तो आप अखबार रसाइल को जल्दी से उल्टते हैं और अपने मतलब की चीज़ें निकालते हैं। तो इसी तरह कोई मीटिंग होती है तो जो बॉस है, जो उसका सरबराह है इदारे का, वो हल्के फुल्के नोट्स देखता है और फिर मीटिंग कंडक्ट करता है। So in this way skimming and scanning are very useful techniques. They are quick reading techniques. और intensive reading है वो उनसे बिल्कुल उल्ट है। Then you have to go into details about poem, about prose, about essays, about any practical work. You do everything thoroughly. So in this way these lead us to the communication skill. In fact, all these factors help us to communicate. अब नेक्स्ट जो है हमारा अगली टेक्निक आ रही है आपके सामने SQ3R। SQ3R भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है। थ्रू दिस वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। तो SQ3R सबसे पहले जो S है, इट स्टैंड फॉर सर्वे, Q फॉर क्वेश्चन, और जो 3R है वो आपके लिए उसमें आपने किस तरह रीडिंग करना है, रीड, रिसाइट एंड देन रिव्यू। इन चीज़ों में जाने के बाद यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर एबल टू कम्युनिकेट। सर्वे से मुराद इधर वो सर्वे नहीं जो कि फील्ड में जाके आमतौर पे किया जाता है, कि वो टेक्स्ट को सर्वे करते हैं, उसका जायज़ा लेते हैं कि उसके कौन से पॉइंट अहम हैं, कौन से अहम नहीं हैं। फिर उनके मतलब ही वी पुट क्वेश्चन टू आवर सर्विस कि ये क्वेश्चन इससे बनते हैं तो इनका जवाब क्या होना चाहिए, वो क्वेश्चन भी तैयार करते हैं। इसके अलावा हम रीडिंग के बारे में भी देखते हैं। रीडिंग जब करते हैं तो उसमें सर्वे भी आ जाता है और क्वेश्चन भी आ जाता है। और जब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद कि हम इसको रिसाइट करते हैं, रिसाइट करते हैं लाउडली, वी सी इट अगेन, वी जज इट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज एलिमेंट थारोली। और इसके बाद जब आप ये कर चुके होते हो तो फिर देन यू गो फॉर द रिव्यू कि व्हाट यू हैव डन अबाउट द टेक्स्ट, व्हाट यू हैव डन अबाउट द एसे, व्हाट यू हैव डन अबाउट any learning article, how it works out, and you try to satisfy yourself and you remove all if there is any problem in this text, and it is solved through review. So this is a very important technique, SQ3R. Then there is another technique you see कि इसके बाद हम रुक नहीं जाते। तो हमारा मकसद जो SQ3R में हमने हल किया, मकसद हासिल किया है, वो यही है कि हम वी जज एवरीथिंग अबाउट द टेक्स्ट एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड वी ट्राई टू कन्विंस अबाउट इट। डियर स्टूडेंट, इसके बाद एक और भी आपकी टेक्निक है दैट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। एग्ज़ाम जब भी आपका होगा, ये आई होप के दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी ज़रूर आएगी। सेकंड है SPR
SPRE। तो ये भी रीडिंग टेक्निक है। इसको रीड भी करते हैं, इसको राइट भी करते हैं, फिर इसका रिस्पॉन्स भी देखते हैं, फिर इसको एवल्यूट भी करते हैं कि हम किस हद तक इसको समझने में कामयाब हुए हैं। तो इसके लिए जो SPRE है, S स्टैंड फॉर सिचुएशन एंड P स्टैंड फॉर प्रॉब्लम, जबकि R स्टैंड फॉर रिस्पॉन्स एंड E स्टैंड फॉर एवोल्यूशन। तो आप किसी भी टेस्ट को देखते हैं, उसमें कोई सिचुएशन होती है, उसमें कोई ना कोई फैक्टर बयान किया जाता है किसी भी टॉपिक के बारे में। इट मे बी अबाउट साइंस, इट मे बी अबाउट रिलीजन, इट मे बी अबाउट लिटरेचर। यू रियलाइज द सिचुएशन। उसको सिचुएशन के बाद आप देखते हैं कि जो आपने इस आर्टिकल को रीड किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम सामने आती हैं तो आप उसका भी जायज़ा लेते हो। यू गो एवरीथिंग थरोली एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दी सिचुएशन है तो ज़ाहिर है वो प्रॉब्लम भी आएंगे। तो उन प्रॉब्लम जो इसमें आर्टिकल में आ रहे हैं, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, कुछ थ्योरी हैं, कुछ प्रैक्टिकल वर्क है, उसके बारे में आप चाहते हैं कि आपको समझ आ जाए, तो देन यू ट्राई टू जज इट्स रिस्पॉन्स फ्रॉम द डिफरेंट एंगल। तो रिस्पॉन्स क्या होगा कि आप 3-4 दोस्तों को इकट्ठा कर लोगे, हम स्टूडेंट को इकट्ठा कर लेंगे, उनके आगे सिचुएशन भी रखेंगे, प्रॉब्लम भी रखेंगे, फिर उनका रिस्पॉन्स देखेंगे कि उनका रिस्पॉन्स क्या है इनके बारे में। तो वाइल वी आर जजिंग दिस फैक्टर, रिस्पॉन्स, उनके रिस्पॉन्स से कोई समथिंग न्यू मे कम आउट, बिकॉज जो कोई भी इंडिविजुअल है, चाहे वो प्रोफेसर है, चाहे स्टूडेंट है, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठा है, उसको ये देखना पड़ता है, या किसी मार्केटिंग कर रहा है कि रिस्पॉन्स कैसा है। तो रिस्पॉन्स से कई बातें ऐसे सामने आती हैं जिससे हम अपने उस टेक्स्ट को, उस सिचुएशन को ईजी कर लेते हैं और हमारे सामने उसका एक हल अच्छे तरीके से आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम इसको एवल्यूट करते हैं, इसको देखें कि जो हमारा मकसद था क्या हल हो गया है, क्या हमने उस सिचुएशन को एक्चुअली रियलाइज़ कर लिया है और हमने उसके प्रॉब्लम देख के, उसका रिस्पॉन्स देख के हम एक बेहतर नतीजे पे पहुंच चुके हैं। तो दिस टेक्निक इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट कीप इन दिस पॉइंट इन योर माइंड। डियर स्टूडेंट, ये तो था हमारा रिवीजन का वर्क, जिसमें हमने कुछ चीज़ें रिवाइज कर ली, क्योंकि मुझे अपने स्टूडेंट पे माशाल्लाह बहुत नाज है, मुझे उन पे बहुत फ़ख्र है। मुझे पता है बेचारे हर वक्त पढ़ते रहते हैं, तो इंग्लिश हर वक्त पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि शायद चंद ऐसे बच्चे हों जो इंग्लिश को हाथ नहीं लगाते, तो ये चीज़ें रिवाइज़ हो जाएं, उनके सामने आ जाएं। तो इंग्लिश को पढ़ने वाले बच्चे किस हद तक सीरियस होते हैं इंग्लिश के बारे में, ये इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। ये अलग बात है कि फिज़िक्स इटसेल्फ इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, एंड आवर ऑनरेबल टीचर इन फिज़िक्स, अगेन आई वुड like to refer the name of Sheikh Nasser Sahib, Anjum Sahib and Sajjad Sahib. They are working very hard and they are keeping you always busy. Dear student, जो चैप्टर अब हमने शुरू करना है, जो आजकल हम प्रेजेंटली देख रहे हैं, जिसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ, आपका वो 3rd चैप्टर है, दैट इज़ अबाउट द वोकेबलरी। वोकेबलरी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आपसे मैंने कहा था कि हम जो है वो देखते हैं कि हम किस तरह अपना मकसद बयान कर सकते हैं, किस तरह हम अपने मामलात को बयान कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यकीनन वोकेबलरी का भी फ़ायदा उठाना पड़ता है। तो वोकेबलरी के बगैर, वोकेबलरी जो है वो हमारे नॉलेज को ऐड करती है, इन्हांस करती है। अगर वोकेबलरी ना हो तो ज़ाहिर है हमारे लिए मुश्किल हो जाता है आगे काम को चलाना, तो इससे हमें कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है कि हम किस तरह उसको चलाते हैं।
तो इस चैप्टर में आप देखेंगे कि वोकेबलरी क्या चीज़ है और वोकेबलरी को किस तरह हम इन्हेंस कर सकते हैं। तो पहले तो स्टूडेंट वोकेबलरी की डेफिनेशन आपने देखनी है कि व्हाट इज़ वोकेबलरी। व्हाट इज़ वोकेबलरी? जब आप वोकेबलरी, डियर स्टूडेंट, वोकेबलरी की डेफिनेशन यू नो वेरी वेल, लेकिन हम उसे एक सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं कि व्हाट इज़ वोकेबलरी। वोकेबलरी जो है, इट इज़ अ स्टॉक ऑफ वर्ड्स, इट इज़ अ स्टॉक ऑफ नॉलेज। आप वोकेबलरी के बारे में आप ट्राई टू अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स, व्हाट आर देयर मीनिंग्स एंड हाउ दे कैन हेल्प यू इन कम्युनिकेशन। तो वोकेबलरी के लिए देयर आर सर्टन मेथड विच कैन हेल्प यू इन enhancing your vocabulary. You already know about it, but again I will say कि हम उसे एक सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हमारी वोकेबलरी को जो है वो हेल्प मिलेगी कि हम अपनी वोकेबलरी को ऐड कर सकें। और ऐड करने के जो मेथड है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला जो तरीका ये है स्टूडेंट कि आपने इंटेंसिव रीडिंग करनी है, रीडिंग ऑन द लार्ज स्केल। आपको समझ कुछ फ़िक्रों की ना आए, कुछ लफ्ज़ों की ना आए तो उससे घबराना नहीं है, लेकिन आपने रीडिंग करते जाना है। आप जैसे जैसे रीडिंग करेंगे यकीनन आपके सामने नए लफ्ज़ आएंगे, फिर आप उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह आपकी वोकेबलरी जो है वो इन्हांस होती रहेगी। अब रीडिंग आपने कर ली, रीडिंग से आपने देख लिया कि आपने उसकी मदद से अपने स्किल को किस हद तक आगे बढ़ाया। अब उसके बाद आपका है यूज़ ऑफ डिक्शनरी। अगर पॉकेट डिक्शनरी आपके पास हो तो बहुत अच्छा है। आप यू शुड ट्राई टू लर्न एटलीस्ट 5 वर्ड डेली, राइट देम टू द नोट इन द नोटबुक एंड ट्राई टू मेमोराइज देम। तो आप इस तरह अगर 5 लफ्ज़ ना भी कर सकें, रोज़ का 1 या 2 लफ्ज़ भी कर लेंगे तो इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल टू यू। अब थर्ड जो मेथड है उसमें वही रीडिंग वाली बात आ जाती है कि यू मस्ट रीड डिफरेंट जर्नल्स, डिफरेंट मैगजीन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, नॉट ओनली ऑन लिटरेचर, नॉट ओनली ऑन फिजिक्स, नॉट ओनली ऑन मॉरल वैल्यूज। You read overall things that may be about the history, that may be about the culture, that may be about the geographia. So reading these journal, again it will enhance your vocabulary, it will be quite helpful to you. Then इसके बाद आप जर्नल पढ़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो, आपका जो लर्निंग का प्रोसेस है वो भी बढ़ता जाता है। तो आप इसी तरह करते हैं और आप डिस्कस करते हैं। देन नेक्स्ट इज़ डिस्कशन, और आप करोगे उससे ज़ाहिर है कि जो आपके आगे मुखातब है वो भी बात करेगा, वो आप उसकी सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे। तो डिफरेंट थिंग्स कम आउट, डिफरेंट वोकेबलरीज कम आउट थ्रू कन्वर्सेशन। एंड आफ्टर कन्वर्सेशन द नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड द रूट्स ऑफ द वर्ड। यू नो लैटिन है, ग्रीक है, इंग्लिश जो है ऑलमोस्ट उसकी रूट्स ग्रीक और लैटिन है, तो इसकी रूट्स को भी पढ़िएगा। इससे आपकी जो वोकेबलरी है वो यकीनन इन्हांस होगी। जब आपकी वोकेबलरी पढ़ेगी, आप इसमें कन्वर्सेशन में भी चले गए, आपने रूट्स भी देख ली और आपने अपने दोस्तों से इस पे डिस्कस भी कर लिया, तो यकीनन इन दिस वे यू विल बी एबल टू इन्हांस योर वोकेबलरी। वोकेबलरी को आप ऐड करते जाओगे आगे, इसमें ऐड करने से यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा और भी कुछ मेथड हैं, सिर्फ यही नहीं है जो कि आप कोशिश करते हैं। कार्ड्स, तो आप कार्ड्स बना लें, छोटे छोटे पेपर के पीसीज बना लें, जो कोई लफ्ज़ आपको अच्छा लगे उस पर लिख लें, उसको स्टोर कर लें, उनके मीनिंग भी देखें, उनके बारे में कुछ सेंटेंस भी बनाएं, तो उसमें आपको कलेक्शन आपके पास काफ़ी आ जाएगी। तो दीज आर सम वेज टू इंक्रीज योर नॉलेज। आप इस तरह अपने नॉलेज को इन्हांस करेंगे।
जब आप नॉलेज को इन्हेंस कर लेंगे तो यकीनन हमने कहा था कि हमारा अक्सर मकसद जो है वो कम्युनिकेशन स्किल है। तो नाउ वी नो डिफरेंट टेक्निक्स, वी नो हाउ टू यूज़ डिक्शनरी, we know how to get so many words and how to increase the vocabulary. These points will lead to the communication level. नेक्स्ट जो है बच्चों टॉपिक आपका जो है वो इसी चैप्टर में से आएगा, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें जो बाकी आर्टिकल रह गए आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लें। और मेरा जो ये लेक्चर बच्चों ये होगा कि जैसे आप जानते हैं कि मैं आपको पढ़ाने के साथ मोटिवेशन भी देता रहता हूँ। तो आई विल अगेन ट्राई टू मोटिवेट, आई विल से कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, मेहनत कीजिएगा, अखलाकी इक़दार की पामाली ना करें, उन पे अमल, अच्छे अमाल पे अमल करने की कोशिश करें। तो इस तरह ज़िंदगी आपके किरदार से बेहतर होती है, ज़िंदगी आपके रवैयों से बेहतर होती है। मैंने आपको एक मिसाल भी दी थी, अगर आपको याद हो, जब एनुअल स्पीच हुई थी कि कागज़ी फूल और असल फूल में क्या फ़र्क है। आर्टिफिशियल फूल में कभी खुशबू नहीं होती, और जो आपका ओरिजिनल है फूल उसमें खुशबू होती है। आप रोज़ को ले लें, रोज़ में किस कदर खुशबू होती है। तो डियर स्टूडेंट, आपका करैक्टर ही आपकी खुशबू है, और आपकी ये खुशबू चारों तरफ फैलेगी, और आप ज़िंदगी के जिन मराहल की तरफ भी जाएंगे, किसी ऑफिस में जाते हैं, आप किसी दोस्त को मिलने जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, तो पीपल विल बी नोइंग इस बंदे की ये खुशबू है, ये पर्सन जो है इट इज़ अ मैन ऑफ क्वालिटीज़। तो मैन ऑफ जो क्वालिटीज़ हैं ज़िंदगी में मकाम बनाते हैं। इसलिए इसके हवाले से मैं आपको एक छोटा सा शेर सुना रहा हूँ, क्योंकि जब क्लास होती थी तो शेर व शायरी भी चलती थी, आप कभी कभी शेर सुनने की फरमाइश भी करते थे। तो इस वक्त आप फरमाइश नहीं कर सकते, लेकिन मेरे ज़हन में ये चीज़ है। तो इसी बारे में एक शेर है कि सिर्फ रंगों से ही रस नहीं टपका करता, सिर्फ रंगों से ही रस नहीं टपका करता, कागज़ी फूल पे तितली नहीं आया करती। तो कागज़ी फूल ना बने, गुलाब के फूल बने। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।